हेलो बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन का इतिहास। तो आपको तो पता ही होगा कि आज तक हमें ये नहीं पता चला है कि हमारा जो ये पृथ्वी है ये कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, उस पर जो जीवन है, उसके चारों तरफ जो जीवन है, उसके विविध रूप है, वो कैसे विकसित हुए, ये तो आज तक वैज्ञानिक भी इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। उसकी वो कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, अब आप पृथ्वी के जन्म, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, विकास से संबंधित सिद्धांत, इन सब विषयों में आज हम सीखेंगे। अब आते हैं हम आदिकालीन पृथ्वी की भौतिक स्थितियां। मतलब जब पृथ्वी हमारी बनी बनी थी, उस टाइम पे कैसी पृथ्वी का वातावरण था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आदिकालीन पृथ्वी पर जो भौतिक स्थितियां थी, जीवन के अनुकूल नहीं थी। तो पहले जो जब बनी बनी थी हमारी पृथ्वी, उस पे कोई भी जीवन पॉसिबल ही नहीं था। जो पृथ्वी थी वो कैसी थी, एक गर्म गैस का गेंद की तरह दिखती थी वो। उसके बाद आता है सौर प्रणाली और पृथ्वी ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज भी हमें पता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है, उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए एक मतलब कठिन है, मुश्किल है कि वो कितना बड़ा है, हम बोल भी नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, तो बहुत ही दूर आकाश में एक हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसको हम बोलते हैं कोने गंगा। ठीक है, जो कि ब्रह्मांड में स्थित अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। मतलब यही नहीं है कि एक ही गंगा है, वो बहुत सारी इसी तरह की बहुत सारी गंगाएं हैं, जिसमें से ये एक हमारा जो है, जिसमें हमारी पृथ्वी वास करती है, उसको बोलते हैं हम कोने गंगा। क्या बोलते हैं हम उसको? कोने गंगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो ब्रह्मांड का एक ये जो कोने गंगा है, एक रेतीला समुद्र तट है, उस पे एक छोटा सा रेत का जो कण है उसके बराबर है। मतलब इतनी बड़ी ब्रह्मांड है कि अगर हम रेत का हम बोले कि समुद्र के किनारे बहुत सारा रेत है, उसका छोटा सा कण हमारा क्या है, ब्रह्मांड का मतलब जो हमारा कोने गंगा है। और उसी कोने गंगा के अंदर हमारी क्या है, पृथ्वी ग्रह है, जिसपे हम क्या करते हैं, वास करते हैं। जो अन्य मतलब जो और भी ग्रह है, उनकी तरह किसकी तरफ घूमते हैं, चारों तरफ किसके चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। अब आते हैं कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, कितने अरब साल पहले गठन हुआ था इसका। तो ये पूरे के पूरे 12 से 14 अरब साल पहले हमारा जो ये ब्रह्मांड है, एक बिग बैंग बम बार हुआ था, मतलब बम फूटा था, जिसकी वजह से जो है हमारा 12 से 14 अरब साल पहले हमारा जो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब क्या था कि हमारा ये जो क्या कहते हैं सौर मंडल है, ये कब अस्तित्व में आई थी? ये बेटा 5 से 7 गीगा ईयर्स पहले, वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। जिसमें से जो हमारी पृथ्वी है वो कब अस्तित्व में आई थी? 4.5 गीगा ईयर्स में हमारी जो पृथ्वी थी वो अस्तित्व में आई थी। अपने गठन के प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी एक दूसरे ग्रह से प्रभावित थी। मतलब एक दूसरा ग्रह था, उससे प्रभावित होने के कारण उसके क्या हुआ, एक ये तेजी से घूर्णन करती थी, किसके? सूर्य के चारों तरफ तेजी से क्या कर रही थी, घूर्णन कर रही थी। और जिसकी वजह से क्या होने लग गया, दिन और रात। मतलब ये सूर्य है और ये जो है हमारी पृथ्वी है। तो जो सूर्य के सामने आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा दिन। और जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या हो जाएगी, हमारी रात। तो सूर्य की तरफ क्या करने लगी थी, ये घुमंड करने लग गई थी। और इसी के कारण क्या हुआ था, इसी के कारण हमारा एक झुकाव दिखाई देता था, जिससे कि हमारे मौसम बने। एक झुकाव था जिससे क्या बनने लग गया, मौसम बनने लग गया। मतलब इस तरह से क्या था, ये हमारे पोल्स है। ठीक है, तो ये एक झुकाव हो गया था। अब मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य की जहां पे किरणें पड़ेंगी वहां पे क्या होगा, मतलब सीधी किरणें जहां पड़ेंगी वो हो जाएगा, वहां पे ज्यादा गर्म एरिया हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो सीधी किरणें नहीं पड़ रही है वहां पे क्या पड़ेगा,
वहां पे हमारा ठंड बैठ जाएगी, है ना। तो इस तरह का जो था मौसम भी इन्होंने प्रदान किया। उसके बाद क्या हुआ, और इसी के कारण हमारा जो हमारा चांद है उसका भी निर्माण हुआ, जो कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। ठीक है। अब लगभग 700 मिलियन वर्ष पहले, जो कि कितना था, 3.8 गीगा ईयर्स पहले, जो हमारी पृथ्वी थी उसका जो बहुत सारे आकारों में उल्कापात लगातार भयंकर रूप से हमारे ऊपर गिरने लग गए। मतलब पृथ्वी के ऊपर जो थे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो उल्का है आकार के, वो कहाँ हो गए, पृथ्वी पे गिरने लग गए, और जिससे क्या होने लग गए, बमबारी का अनुभव उन्होंने पृथ्वी ने किया। अब जब बमबारी होने लग गई पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी का जो वातावरण था वो क्या होने लग गया, गर्म हो गया। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हो गई, पृथ्वी जो है ठंडी होने लग गई और उसके ऊपर पपड़ी जमने लग गई। अब जब पपड़ी जमने लग गई है, चलो कोई बात नहीं, पर जो हमारा ज्वालामुखी था, ठीक है, ये जो ज्वालामुखी था, इसमें से जो हानिकारक गैसेस थी, कौन कौन सी थी, हमारी गैसेस थी, एक तो मीथेन CH4, अमोनिया NH3, और एक हाइड्रोजन H2। ये सारी गैसेस हमारी निकलने लग गई, और ये क्या करने लग गई, ये तीनों गैसेस एक दूसरे से संयुक्त होकर एक, मतलब ये तीनों घातक गैसेस हैं, ठीक है, ये तीनों क्या होने लग गई, संयुक्त होकर हमारा कौन सी गैस बनाने लग गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन तीनों घातक गैसों से, ये बेटा ये सही कर लेना, इसका है कार्बन, इसकी स्पेलिंग ये है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो है निम्न गैसों के साथ मिलकर आदिकालीन पृथ्वी का वातावरण का गठन हुआ। आदिकालीन जो कि हमारे रहने लायक नहीं थी। ठीक है, और इस प्रकार की प्रोबायोटिक वातावरण वो वातावरण था जब हम जिस वातावरण में आज हम रह रहे हैं उससे अलग, जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे, वो वातावरण को हम क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक वातावरण। कौन सा है, जो हमारे जीवन आरंभ होने से पहले का जो वातावरण है वो उसे क्या बोलते हैं, प्री प्रीबायोटिक वातावरण, जो जीवन आरंभ होने से पहले का वातावरण को के विपरीत था। ठीक है, तो फिर उस समय में जीवित रहने के लिए जो आवश्यक गैस है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उस समय पे नहीं थी। इसीलिए उस समय पे क्या था, जीवन की उत्पत्ति हुई नहीं थी, सिर्फ पृथ्वी पे वो वातावरण बन रहा था जिससे कि जीवन की उत्पत्ति शुरू हो रही थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, ये ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे जो है हमारे आकाश गंगा, जिसको हम बोलते हैं कोने गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी गंगाएं होती है, जिसमें से एक गंगा हमारी है आकाश गंगा। इसी आकाश गंगा में हमारा एक सौर मंडल है जो कि एक रेत के कण के जैसा था। सौर मंडल जो आकाश गंगा था वो क्या था, ब्रह्मांड का एक रेत के कण था, और आकाश गंगा का एक रेत का कण कौन सा है, हमारा सौर मंडल। और सौर मंडल के अंदर हमारा पृथ्वी आता है, और पृथ्वी पे हमारा जो है देश जिसको हम बोलते हैं भारत। ठीक है, अब आते हैं जीवन की उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई। ठीक है, कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई। हम ऐसा सोचते हैं या विश्वास रखते हैं कि जीवन की जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति हुई है वो 4 गीगा ईयर्स पहले हुई थी, वर्ष पहले हुई थी, और 3.5 गीगा ईयर्स के बाद नहीं हुई है। मतलब किसके बीच में, 4 गीगा ईयर से 3.5 गीगा ईयर्स के बीच में उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये कहाँ हुए थे, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 4 गीगा ईयर से 3.5 गीगा ईयर्स में जीवन हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारा सबसे पहला जो निकल के आया वो है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या आया हमारा, साइनोबैक्टीरिया। जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये कहाँ पाए गए थे, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे। कितने साल पुरानी चट्टानी थी, 3.5 गीगा ईयर्स पुरानी चट्टानों से ये हमें मिला। पर यह भी माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया तो काफी जटिल और उत्तन है, मतलब बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ये पहले आया हो।
मतलब अभी भी कंफ्यूजन है कि कहाँ से हमारी उत्पत्ति शुरू हुई है। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो हम साइनोबैक्टीरिया ही लगाते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 गीगा ईयर्स पहले से ही हुई पड़ी थी और हमने अब ये मान लिया है कि 3.8 गीगा ईयर्स पहले ही हुई होगी शायद इसकी उत्पत्ति। अभी भी कंफ्यूजन है। हमारे जो कुछ हमारे ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, जेबी हेल्डन्स, और रशियन साइंटिस्ट जो थे, रशियन जो हमारे वैज्ञानिक थे, ऑपरेन, उन्होंने बोला कि रूसी रूसी वैज्ञानिक जो थे हमारे ऑपरेन, उन्होंने बोला कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो समुद्र के उथले पानी में पैदा होने लग गए थे, जिसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे क्या है, अमीनो एसिड है, कार्बनिक के यौगिक है उसके अंदर। तो इसने बोला कि उन्होंने ये बोला कि जो हमारा जीवन है वो उथले समुद्र में, जो कि आदिकालीन घोल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल सूप बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बनिक यौगिक है, अमीनो एसिड के कुछ रूप है, जो कि जीवन के निर्माण में क्या बनाते हैं, हमारी मदद करते हैं। उनके जैसे हम लोग ही हैं जो कि किसी जीवन के निर्माण में मतलब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पर ये फिर ये क्वेश्चन आया कि जी ये जो है, ये चीज है, ये आई कहाँ से, कार्बनिक अणु आए कहाँ से। तो हेडले और ऑपरेन ने फिर कहा कि जैसे जैसे हमारे ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उपचयन जिसे हम बोलते हैं, जो वातावरण है ऑक्सीजन रहित था हमारा, उसकी वजह से हमारा जो ये कार्बनिक पदार्थ जो है बनना शुरू हुए। जब ये पदार्थ बनना शुरू हुए, फिर उसके बाद मूसलाधार बारिश के साथ में ये पदार्थ मिलकर क्या हो गए, ठंडे होने लग गए, और फिर कौन सा घोल बना दिया हमारा, प्री प्रीमोर्डियल सूप, जिसको हम बोलते हैं आदिकालीन घोल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये चीज एक्सप्लेन कैसे करी है, जो हमारे स्टेनले मिलर है और हेडले ओरे ने इसके लिए एक प्रयोगात्मक सहायता प्रदान करी है। इन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में ऐसी स्थितियों पर उन्होंने एक प्रयोग करा है। ठीक है, एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, जिसमें इन्होंने क्या किया, मीथेन, अमोनिया, और तो इन्होंने हाइड्रोजन युक्त फ्लास्क के माध्यम से एक बिजली अवशेष द्वारा अमोनिया एसिड का उत्पादन किया। तो मतलब इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या किया था, इन्होंने ये सारे के अमोनिया, अमोनिया एसिड, मीथेन, वाटर, हाइड्रोजन, इनके क्या करा, एक स्पार्क डिस्चार्ज दिया है, और जिसकी वजह से क्या बना है, हमारा अमोनिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑपरेन और हेल्डन ने प्रयोग करके, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने ये पाया कि महासागरों के गहरे समुद्र तल पर कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी दरारें होती हैं, जिसमें से बहुत तेज गर्म घुली हुई गैस और खनिज फुव्वारों की तरह पृथ्वी पे आंतरिक भाग से बाहर निकलती है। और ऐसे एरिया में कुछ बैक्टीरिया पाए गए हैं जो कि वहां पे विकसित हो रहे थे। वो जो बैक्टीरिया है वो 100 डिग्री से अधिक तापमान पे भी रह सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं थर्मोफिलिक, हाइपर थर्मोफिलिक बोलते हैं, जो कि उच्च तापमान में रहने के लिए मतलब अनुकूल होते हैं। तो अभी भी जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, ये एक मिस्ट्री है, मतलब एक वो रहस्यमय है। ठीक है, तो यहाँ तक कि जो हम क्या कहते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, अमोनिया, जो हमारा ये कार्बन, मीथेन है, हाइड्रोजन है, वाटर है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और हम इनके बिना मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, जीवित जो भी है, जीवन जो है, बड़े नहीं हो सकते हैं इसके बिना, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और ये हम लोग सोचते हैं कि हम इसको आगे जो है इसी चीज को, पर हम ये चीजें जो है, हम ये कहते हैं कि आगे
अपनी जो ये पिछला जो भी हमने पढ़ा था, ये सब हम आगे वंशानुगत नक्षेप का संचय करने और उनकी अपनी संतानों को पारित करने में सक्षम जीव का उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, वह कैसे संभव था कि जीवन पृथ्वी पे आदिकालीन गोल 3.8 गीगा ईयर्स पहले अचानक उत्पन्न हुआ? तो ये चीज अभी तक मतलब पता नहीं चला है और ये चलता जा रहा है। तो हम ये एक दिमाग में बैठा लेते हैं अपने कि जो हमारे जीवन है वो शायद इसी तरह से उत्पन्न हुआ होगा, और हम ये जो है अपने बच्चों को, बच्चे के बच्चों को इस तरह से बताते हुए जाएंगे। और पास क्यों कर रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारे फ्यूचर में, आने वाले कल में, कोई एक दिन ऐसा आएगा कि जिसमें प्रयोगशाला में एक बुनियादी कार्बनिक अणु से एक जीवित रूप का उत्पन्न कर सके। तो इसीलिए हम ये चीजें जो हम रिसर्च करते हैं वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास करते हुए चले जाते हैं। अब आता है जीवन की विविधता। ठीक है, जीवन की विविधता जो है, तो जीवन की विविधता में हम लोग बोलते हैं कि पहले जो था हमारा पृथ्वी बना, पृथ्वी बनने के बाद उसमें जिंदगियां बनने लग गई, जिसका हमने सबसे पहले एग्जांपल दिया था साइनोबैक्टीरिया, और एक हमने थर्मोफिल। ठीक है, हाइपर थर्मोफिल्स जो है वो बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, तो हमने बोला है कि हमारा जो जीवन है, सबसे पहले एक एक कोशिका प्रोकैरियोटिक, जिसको हम बोलते हैं प्राक केंद्रिक सूक्ष्म जीवों के रूप में शुरुआत हुआ, और समय के साथ साथ वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नामक एक अभिक्रिया है, उससे सौर ऊर्जा प्राप्त कर कर वो क्या हुए, विकसित हुए। और आपको तो पता ही है कि ये जो स्वपोषी होते हैं, ये क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रक्रिया से क्या उत्पन्न किया, ऑक्सीजन उत्पन्न करना शुरू कर दिया। और फिर क्या होने लग गया, धीरे 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 हमारे धरती का वातावरण में ऑक्सीजन बनने लग गया, और एक जटिल विश्वपोषी जीवनों का विकास भी होना शुरू हो गया। पहले जो हम बोल सकते थे कि जो पृथ्वी पर जो था, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के विभिन्न समूह के अलावा और कोई अन्य जीव नहीं था। फिर क्या होने लग गया, वहां पे ना तो पौधे थे ना तो जंतु थे। लगभग 1 अरब साल पहले सुकेंद्रिक यूकैरियोटिक का उत्पन्न होने लग गया। मतलब जो है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे, कोशिका थे, वो एक साथ मिल के क्या बनाने लग गए, हमारे यूकैरियोटिक्स, जिसमें एक नाभिक सहित कोशिका उत्पन्न हुई। लेकिन जीवन अधिकतर एक कोशिकाएं जीवों के रूप में ही था। 600 मिलियन वर्ष पहले कैब्रियन नामक भूभरीय अवधि में जीवन का एक विशालतम लगभग विस्फोटक विधि करण हुआ, और बहुकोशिका जीवन का उत्पन्न होना शुरू हो गया। अब जैसे यूकैरियोटिक बनने लगे तो क्या हो गया, शारीरिक संरचना शुरू हो गई। जीवन शैली के साथ साथ उच्च पौधे, जिनमें आप बहुत अच्छे से परिचित हो, वो उत्पन्न होने लग गए। तो इसी जीव वैज्ञानिक की इसी अवधि को क्या बोलते हैं, कैब्रियन विस्फोटक कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैब्रियन विस्फोटक। ये इंपॉर्टेंट है, कैब्रियन विस्फोटक क्या होते हैं, जिसमें क्या होने लग गया, प्रोकैरियोटिक से क्या बनने लग गए थे, यूकैरियोटिक्स बनना शुरू करने लगे थे, और उससे क्या होने लग गया था, जीवन शैली हमारी शुरू होने लग गई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ कि पूर्व कैब्रियन, कैब्रियन मतलब जब हमारी जीवन की उत्पत्ति होने से पहले। तो पहले क्या हुआ था, पृथ्वी का उद्भव, पृथ्वी बनी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जीवन का उद्भव, फिर हमारी जिंदगियां शुरू होने लग गई थी। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन बनना शुरू हो गया था। उसके बाद हमारा यूकैरियोटिक्स बनने लग गए थे। फिर हमारे इन्हीं से क्या बनने लग गए, एनिमल्स बनने लग गए थे। उसके बाद क्या हो गया था, अकोशिरुकी संघों का उदय होने लग गया था। मतलब जिनके अंदर क्या है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, वैसे जंतु शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद था, सबसे पहले जिनके अंदर वर्टिब्रेट जिसे हम बोलते हैं, नोटाकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो था हमारा प्रथम केशुरुकी। तो प्रथम केशुरुकी किसका था, जबड़ा विहीन जो था हमारा एक मछली थी, उसका था।
ठीक है, यहाँ पे मछली नहीं लिखा हुआ, उन्होंने जबड़ा विहीन बोला है सिर्फ। तो ये क्या था हमारा जबड़ा विहीन मछली जो था वो सबसे पहला हमारा केशुरुकी था। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा जो था प्रथम जल स्थल चर और कीट, मतलब भूमि पर पादपों का निर्माण हुआ था पहले। तो मतलब भूमि पे अब प्लांट्स उगना शुरू हो गए थे। उसके बाद क्या था कि हमारा जल स्थल चर और कीट मतलब एम्फीबियंस और कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। उसके बाद हमारे बड़े बड़े जो फॉरेस्ट के ट्रीज हैं वो बनने शुरू हो गए थे। रेप्टाइल्स जैसे कि हमारा सिरी सर्पो जिसको हम बोलते हैं, चिपकलियां हो गई, सांप हो गए, इस तरह के हमारे बनने शुरू हो गए थे। फिर जो हमारे सांप का बहुत बड़ा सा एरिया है, पहले तो सांप बनने शुरू हुए थे और सांप जैसी और भी चीजें जो थी वो बननी शुरू हो गई थी। उसके बाद क्या था कि हमारा सबसे पहले जिम्नोस्पर्म जिसमें क्या कहते हैं बीज नहीं होते हैं, उस तरह के कुछ चीजें बननी होनी शुरू हो गई थी। हमारे डायनासोर्स आना शुरू हो गए थे। मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं वो चीज हमारी बननी शुरू हो गई थी। किसमें? मध्यजीवी में। पूर्वजीवी में हमारा यहाँ पे कैब्रियन है, ये वाला हमारा हमेशा पूछा जाता है कि ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा था जोरासिक। जोरासिक में डायनासोर्स की बहुत सारी प्रजाति जो थी वो बननी शुरू हो गई थी और साथ साथ डायनासोर्स वाले जो हमारे पक्षियां होते थे, पक्षियों, उनका भी उदय होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स था जिसमें फूल उगते हैं, ठीक है, वो वाली यहाँ पे बनने शुरू हो गए थे और डायनासोर्स का जो था वो क्या हो गए थे, मर गए थे यहाँ तक। तो कौन से उसमें मर गए थे? हमारे क्रस्टेशियन युग में हमारा जो था डायनासोर्स क्या हो गए, मर गए। अब आता है नूतन जीवी। नूतन जीवी में तृतीय युगानी में जो हमारा सबसे पैलियोसिन जो था 65 टू 57 बिलियन वर्ष पहले हमारे जो थे सबसे पहले बर्ड्स मतलब पक्षी और कौन से स्तनधारी जो मैमल्स थे, मतलब स्तनधारी जो जानवर थे या जो इंसान थे, इंसान तो नहीं मतलब जानवर जैसे जो भी चीजें थी वो बननी शुरू हो गई थी। उसके बाद जो था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? जिनके अंदर फूलों से बीज बनते हैं, वो बनना शुरू किया था इनोसिस में। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे जो अलग अलग तरीके के वानरों सहित अधिकांश आधुनिक सनी गुणों का उद्गम होना शुरू हो गया था। और फिर क्या हुआ था हमारा जो मैमल्स और इनका क्या हो गया था आपस में सतह विविकरण होने लग गया था, मतलब अलग अलग तरह के मैमल्स और जो फ्लावर्स थे वो बनने शुरू हो गए थे। और फिर क्या हुआ था हमारा बंदर जैसे मानव के वानर सम पूर्वज का अवतरण होने लग गया, मतलब एक लाइक एंसेस्टर जो थे हमारे ह्यूमंस के, जो वानर जैसे थे वो उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। और फिर बाद में क्या हुआ, इंसान बन गया जिसको हम बोलते हैं हेमकाल, और जो हमारा अभी भी चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हीमकाल। ठीक है, इसमें तो आप इसमें क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले कैब्रियन युग कौन सा था, उसके अंदर क्या हुआ था? कैब्रियन युग वो था 600 मिलियन पहले, जब कैब्रियन नामक भूभाग के अवधि में जीवन का एक विशालतम लगभग विस्फोटक विविधीकरण हुआ था और बहुकोषीय जीव विभिन्न शारीरिक संरचना और जीवन शैली के साथ में क्या होने लग गए थे, पैदा होने लग गए थे, जिसमें से हमारे पौधे भी आते हैं। तो ऐसे जीव वैज्ञानिक के इसी अवधि को हम बोलते हैं कैब्रियन विस्फोटक कहते हैं। दूसरा, किस अवधि में हमारा जबड़ा विहीन फिशेस जो थी, मछलियां थी, वो कब हुई थी? तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डोविसियन। क्या कहते हैं? ऑर्डोविसियन में होने लग गया था। और पहले एम्फीबियन कब दिखने लग गए थे जल स्थलचर? डिवोनियन में। और सबसे जरूरी चीज है कि हमारे कौन से युग में जो हमारे डायनासोर्स थे वो मर गए थे, वो था क्रेस्टिशियन में। ठीक है, किसमें? क्रेस्टिशियंस में। ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं थे, बट फिर भी आप लोग इसको कर लेना क्योंकि ये हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आ जाए, और वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं हमारे? जीवाश्म वो होते हैं कि मान लो कि सालों साल पहले, मतलब सालों साल तो नहीं, अब अरबों साल पहले कुछ पौधे, जानवर और कुछ मरे हुए प्राणियों के जो है अवशेष हमें अब मिल रहे हैं।
ठीक है? हमें क्या मिल रहे हैं? अवशेष मिल रहे हैं, जिससे हम ये अनुक्रम मतलब ये पता लगा लेते हैं कि ये कब पैदा हुए थे अर्थ में। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है? तो जीवाश्म क्या है? प्लांट्स के कुछ बचे हुए टुकड़े या जानवरों के टुकड़े, या ये एविडेंस प्रूफ करते हैं कि बहुत सारे काइंड्स मतलब बहुत सारे जो तरीके के जो एनिमल्स थे, वो हमारे अर्थ पर उपलब्ध थे उस टाइम पर। उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म। अब मान लो कोई जानवर है, ठीक है? कोई जानवर है, वो क्या कहते हैं, किसी मिट्टी में पाता है, ठीक है? जानवर है और ये किसी मिट्टी में पाया गया है। तो क्या करते हैं, इस मिट्टी की एज देखते हैं कि ये कितनी साल पुरानी मिट्टी है, और उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, वो ये बता देते हैं कि ये जो जानवर है, हो सकता है उतने साल पुराने ये इसके अंदर मर गया होगा, या इतने साल पहले ये जीवन मतलब जीवित होगा। तो उससे क्या करते हैं कि उससे पृथ्वी का इतिहास के समय के रूप में इसको लिया जाता है, कि इससे हमें पता चल जाता है कि ये जीव जो है इतने साल पुराने है और इतने साल पुराना ये जीवित था। फिर क्या करते हैं ये लोग, जो हमारा पैलिनोटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो वैज्ञानिक जो कि इनका अध्ययन से जुड़े होते हैं, पैलिनोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो अध्ययन से जुड़े होते हैं इन्हीं जीवाश्मों में। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग आयु के चट्टानों को एक जगह इकट्ठा करके जीवाश्म से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को फिर से क्या करते हैं, संगठित करके हमें बताते हैं। और हम जैसे अभी हमें कैसे पता चला कि डायनासोर अभी जीवित है या इतने साल पहले मर चुके थे? वो किससे? जीवाश्म से पता चला है। ठीक है? अब हमारा आता है डार्विन। जो डार्विन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इन सब चीजों के लिए। उसी ने ही हमें इन चीजों के बारे में बताया कि लाइफ कैसे एग्जिट हुई है क्या नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं, जीवन में विविधता और विकास का परिणाम क्या हुआ। ठीक है? सबसे पहले जब हम प्रकृति के अन्वेषण करते हैं, मतलब हम जब देखते हैं प्रकृति को, तो हम ये देखते हैं, मतलब ये हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे ग्रह के जीव मंडल के जीवाणु, पौधे और पशुओं में अधिक अत्यधिक विविधता है। मतलब इतने प्रकार के हमारे जीवाणु हैं, इतने प्रकार के हमारे पौधे हैं, पशु हैं, ये बहुत सारे हैं। ठीक है? हमारी पृथ्वी पे ये बहुत ही सारे हैं। अच्छा, इनमें से कुछ जो है, कुछ पौधे और पशुओं के जो लक्षण है वो एक समान है। जैसे कि हम मनुष्य को कहते हैं, हमारे बाल, स्तन ग्रंथियों को रखने में चूहे, घोड़े, हाथी और जो भी मतलब क्या कहते हैं, इन सब चीजों से क्या है, मिलते हुए हैं, है ना? इन सब चीजों से क्या है, मिलते हुए हैं। मतलब चूहे, घोड़े, हाथी, चीता इनके जैसे हैं। इसके अलावा हमारा जो हमारा ये केशरोगी दंड है, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी जैसी जो संरचना है हमारे अंदर, वो किसकी तरह दिखती है? चिड़िया, सांप, मेंढक, मछली इनके जैसे दिखती है ना? किसके जैसे दिखती है? इनके जैसे दिखती है। वास्तव में ये सभी जीवित जो है, हम कहते हैं कि ये हमारे वंशानुगत अणु के जो डीएनए है, वो भी कभी कभार इनसे मैच कर जाते हैं। यहाँ तो हमने ये पढ़ा है कि समानता। अब तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है ये, यहाँ तो एक ही प्रजाति के जीवों में, मतलब अगर हम मान लें कि एक घर में मतलब आपका भाई है, आपकी बहन है और आप हो, तो आप में और भाई में हम कैसे अंतर कर सकते हैं कि ये आपका भैया है, ये आपकी दीदी है, इसका ये नाम है? क्योंकि आप उनसे बिल्कुल ही अलग हो। आपका चेहरा, आपकी ऊंचाई, आपके भाव, आपके त्वचा के रंग, आपके गुण, सबसे क्या है, इन दोनों से अलग है। तो ये भी इसी पॉइंट में है कि यहाँ तक कि एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में बहुत ही विभिन्नता है। अब विभिन्नता के बारे में हमने तो बोल दिया कि बहुत सारी विभिन्नता है, पर हम इन तीनों से हम ये बोल सकते हैं, इससे बहुत ही सवाल हमारे अंदर आने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी विविधता पैदा हुई क्यों? क्या जरूरत थी इसको? और हमारे जीवन में जो हमारा ये जो इतिहास है, इसकी विविधता के रूप में हमारे पृथ्वी पे इतिहास जो बन रहा है, ये शुरुआत हुआ कैसे?
कैसे ये धीरे-धीरे बढ़ने लग गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जाती है, पर आज तक हम इसके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तो ये चीज़ें आती है कि क्यों आई विविधता? तो हमने ये बोला कि क्या भी ये भी संभव हो सकता है कि हो सकता है कि एक ही पूर्वज से आए हों हम सारे, फिर भी हम इतने भिन्न-भिन्न हैं, क्यों-क्यों भिन्न हैं? तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अब आने लग गई। अब क्या था, डार्विन ने इसी विकास संबंधित में उसने क्या दिया, अपने कुछ मुख्य बिंदु दिए। तो डार्विन ने ये बोला कि ऐसे बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं, आणविक लक्षण होते हैं जो कि दूसरों से मिलते-जुलते हैं। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि सारे जीव जो है एक ही पूर्वज से विकसित हो, ठीक है? फिर उसने बोला कि लाइफ जो है कभी बनती नहीं है। जो हमारा डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि जीवित रूपों का सृजन नहीं हुआ है, अपितु वो जो हमारे पैतृक रूप से थे, मतलब जो हमारे पूर्व जो कि 3.5 अरब से अधिक वर्ष पहले जन्मे थे, जो प्रथम जीव थे, उसके उनमें बदलाव द्वारा वंश के रूप में विकसित हुए हैं। मतलब क्या था इसका? इसका मतलब ये था कि जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या हुआ कि जैसे-जैसे हमारी लाइफ बच्चे पैदा होते गए, तो डीएनए में चेंजेस आए। डीएनए में चेंजेस आए तो क्या हुआ, अलग-अलग रूप से क्या होने लग गए, बच्चे बनने लग गए। जैसे कि कोई गोरा, कोई काला, कोई कैसा, ऐसे बच्चे बनने शुरू हुए। और जैसे ही वो बनने शुरू हुए तो उनमें क्या होने लग गया, विविधता आनी शुरू हो गई। और दूसरा, वो अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को उसी तरह से ढालने लग गए। फिर डार्विन ने अगला प्रश्न किया कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संशोधन के साथ में वंश द्वारा नई प्रजाति का उद्भव होने लग गया। तो उसके क्या कहते हैं, उन्होंने ये क्या कहते हैं, आंसर दिया इसका, है ना? इसका आंसर क्या था, उन्होंने 2 पॉइंट सजेस्ट किए थे। कि पहला पॉइंट क्या था कि सारे जो हमारे प्राणी हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? हमारे जो पूर्वज हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से ये हमारा विविधीकरण हो रहा है प्रजातियों में, वो है प्राकृतिक वर्ण की वजह से। मान लो कि हमारा जो है, एक कछुआ हमारा पानी में रह रहा है, एक कछुआ हमारा जमीन पे रह रहा है। जो कछुआ है वो एक ही तो प्रजाति है, पर इस कछुए के जो पैर है वो बत्तख के जैसे हो गए हैं, और इसके पैर जैसे जो चलने लायक हो, जो पृथ्वी पे चलने के लिए सहायक है, वो उस तरह से डेवलप हो गए हैं। तो विविधीकरण का मतलब क्या है, जो प्राकृतिक की प्राकृतिक वर्ण है उसके हिसाब से क्या आने लग गया, हमारा विविधीकरण होना शुरू हो गया। उसके बाद आता है डार्विन ने अपने बीगल नामक जहाज की यात्रा के दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण, और उन्होंने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो दिया, ऑब्जर्वेशंस दी है, अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। तो उसने ये बोला है कि हो सकता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स ने अपने बहुत सारे बच्चे पैदा करे हों, और जो जीवित है, मतलब वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो ज्यादा जीवित रहें, तो शायद जीवित भी नहीं रह पाते, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे। तो क्या करते थे, जैसे मेंढक है, मेंढक क्या करता है कि बहुत सारे बच्चे पैदा करें, और उनमें से कुछ तो जीवित है और कुछ मर गए हैं, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट आता है कि जो हमारा है, असल में जनसंख्या की जो जो हमारे जीने की अवधि है, वो क्या होगी, शायद स्थिर होगी। मतलब जितने जिंदा हैं उतने ही हमारे मर रहे होंगे, इस तरह से होगा, जिसकी वजह से हमारे जो है अवधि बढ़ गई है ना, जिसमें हमारी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई है। और तीसरा पॉइंट है कि हमारे जो एक ही वास्तव में अतिरिक्त एक प्रजाति के जीवों के जो गुण हैं, वो क्या होने लगे होंगे, अलग-अलग होने लगे, इसलिए विविधता आई होगी। और हो सकता है कि इनमें से कुछ विभिन्नताएँ जो हैं, वो वंशानुगत होती होगी और अगली पीढ़ी में वो चली जाती होगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब जैसे मान लो ये कछुआ है, कछुए के जो मैंने पैर बताए थे बतख जैसे हो गए, तो इसकी जो आगे की पीढ़ी होगी वो भी क्या होगी, कछुए के 2 पैर जैसे ही होगी, जो कि वंशानुगत फिर आगे अगर जाएँगे तो उनकी भी होगी। तो इन पॉइंट से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं
इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि बहुत से जो जीव है वो जीवित नहीं रह सकते होंगे। वो अपने जीवन के जो स्ट्रगल है खाने के लिए, रहने के लिए और क्या कहते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, कोई भी कंपटीशन है उसे जीतने के लिए, इन सब चीजों से वो क्या कर सकता है, मतलब वो कर नहीं पाया होगा और इसलिए वो क्या हो गया, वो मर गया। ठीक है। और जो संघर्ष करने के कारण मतलब जीवन जो है बहुत सारी जो संख्या है वो क्या हो गई है, मर चुकी है, क्योंकि वो संघर्ष नहीं कर पाए। जो संघर्ष कर पा रहे हैं वो जीवित हैं और जो संघर्ष नहीं कर पा रहे वो क्या है, मर गए। तो वैसे ही हमारा दूसरा पॉइंट भी यही है कि वह जीव जिसमें जीवित रहने और बेहतर प्रजनन करने के जो अनुकूल गुण हैं, मतलब जीवन रहने के लिए और प्रजनन करने के लिए, प्रोडक्शन करने की जिसमें ज्यादा क्वालिटी है, वो क्या है, वो हमारा जीवित रह रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो मतलब प्राकृतिक के अनुसार अपने बच्चों के अंदर जो है ऐसे गुण पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से वो संघर्ष कर पा रहे हैं। और यही जो गुण है संघर्ष करने वाले वो अपने बच्चों को दे रहे हैं जिससे कि वो भी जीवित रह सके। और यही हमारे जो क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक वर्ण है, जो हार्बर्ट स्पिनर ने हमें बताया था, ये समर्थ का जीवन कहा गया है इसके रूप का, तो वो समर्थ है जीवन जीवित रहने के लिए। तो ये चीज भी उन्होंने अपने पॉइंट्स में डाली गई है। तो अतः अंत में हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक कूल जो हमारा जीवन का प्रकृति के द्वारा जीवित रहने और संतान उत्पत्ति करने करके वंश चलाने के लिए चयन हुआ है, इस प्रक्रिया को क्या गया है, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण कहा है। क्या कहा है, प्राकृतिक वर्ण कहा गया है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है और कल मैं आपको दोबारा से एक और वीडियो भेजूंगी।